जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो किस बारे में है आपको आइडिया है, थंबनेल देख के आ रहे हो आप। हालांकि मैं थोड़ा लेट हूं, कुछ बच्चों का मैसेज आया तो मुझे लगा कि चलिए फिर डिस्कशन अगर करना ही है तो थोड़ा डिटेल में ही कर लेते हैं। इन फ्यूचर या अभी या बाद में अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम जीरो से लेके सिलेक्शन तक सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई चीज़ें, कोई क्वेरी छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट का आगे इंटरव्यू आ जाएगा जिसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है महाराष्ट्र आरटीओ की वैकेंसी का। एएमबीआई की पोस्ट ये निकालते हैं 2024 के लिए। पहले मैं आपको वो टेंटेटिव शेड्यूल दिखा देता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको वो टेंटेटिव शेड्यूल 2024 का नजर आ रहा है। आपको पता है इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, आगे एग्जाम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्री और मेंस। प्री का ये सारी पोर्शन इनका कंबाइंड एग्जाम होगा, जहां पे नीचे आपको सहायक मोटर वाहन निरीक्षक नजर आ रहा होगा। एग्जाम की डेट यहां पे नजर आ रही है, आगे डेट में लिख के भी दे दूंगा आपको। और बाद में इसका मेंस एग्जाम होगा सेपरेटली। ये कब होगा, यहाँ पे आपको 26 अक्टूबर नजर आ रहा है 2024। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम की टेंटेटिव डेट है जो एमपीएससी ने निकाला है। ये टेंटेटिव ही है, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है उस पर कई सारे लोगों ने आरटीआई किया हुआ है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, इससे पहले बहुत ज़्यादा 2017 में 800 समथिंग वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2020 में 240 वैकेंसी आई थी। इस बार कितना आएगी श्योरिटी नहीं है, पर होप सो कि आएगी। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ आपके लिए अच्छी बातें ये हैं कि इस एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया है। तो आप प्रीलिम की तैयारी करोगे इसकी तो बाकी सारे एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। बाकी ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। आगे आपने डेट देख ही लिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। डेट इंपॉर्टेंट है, आप प्लान कर पाओगे कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी है। और ऐसा नहीं कि पूरा साल प्लानिंग में निकाल दो, भाई पढ़ना भी होता है। तो ये है टेंटेटिव डेट आपके एडवर्टीजमेंट की, जो कि जल्दी आ जाएगी, बहुत ज्यादा डिले नहीं है। अगर आना होगा तो अब ऐसा नहीं कि ये डेट मेंशन है तो इसी पे आ ही जाएगा, थोड़ा आगे पीछे होता है, ठीक है। ये आपकी डेट है प्रीलिम एग्जाम की, ये आपकी डेट है उसके रिजल्ट की, और ये मेंस एग्जाम की, और ये आपके फाइनल। मतलब 2025 में एक साल में अगर वैकेंसी फाइनल हो जाती है किसी भी स्टेट की तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। डेट तो इन्होंने ऐसे ही दे रखा है कि एक साल में फाइनल कर देंगे, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। तो आप भी एकदम इसको सीरियस लेके नहीं चलिएगा, नहीं तो भाई दिल टूटता है। और ये डेट दिल पे लिख ही लीजिए ना, दिल दिमाग दोनों पे लिख लीजिए अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो, ठीक है। बाकी प्लान तो आपको इसी के हिसाब से करना है, आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं। क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी पैरामीटर है। आप एलिजिबल हो इसके लिए कि नहीं हो, ये तो पता आपको होना ही चाहिए। एक चीज मैं बताते चलूं, क्या मालूम बाद में भूल जाऊंगा। अगर आप फाइनल ईयर में हो, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, और उसके इक्विवेलेंट ब्रांच लाइक प्रोडक्शन और भी कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांच है वो मेंशन किया गया है। अगर आप उनसे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर मतलब अभी आप 7th सेमेस्टर में होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 7th सेमेस्टर में हो तो अभी से आप तैयारी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो मेंस की एग्जाम है तब तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो जब तक प्रीलिम का रिजल्ट आएगा, अगस्त का टाइम दे रखा है, तो होप सो कि आप किसी खराब से यूनिवर्सिटी में रहोगे तो भी तब तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा 8th सेमेस्टर का ना, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हो। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा? तो यहाँ पे कोई विवाद नहीं है भाई कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, डिग्री वाले नहीं होंगे। कई सारे स्टेट में विवाद हो जाता है, बिहार में हो गया था, राजस्थान में हो गया था, पर यहाँ पे एकदम कैटेगराइज करके मेंशन कर रखा है भाई, आपके पास डिप्लोमा हो तो भी एलिजिबल हो, डिग्री हो तो भी एलिजिबल हो। तो लड़ाई नहीं लेना है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एलएमबी व्हीकल का और एचएमबी व्हीकल का, पर यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इन्होंने कहा है आपके पास टाइम है भाई, कोई बात नहीं, सिलेक्शन के 1 साल के अंदर आपको ये देना होता है। आप कहोगे सिलेक्शन के बाद तो ज्वाइनिंग करेंगे, ये कहां से देंगे, उसकी टेंशन मत लो, वो खुद ही करवा लेते हैं आरटीओ डिपार्टमेंट वाले। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको बस सिलेक्शन लेना है, ये हो जाएगा, उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। हाँ, एलएमबी का लाइसेंस मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए जब मुख्य परीक्षा आप दोगे उससे पहले। मुख्य परीक्षा मतलब मेंस का जो एग्जाम होगा उसके लास्ट डेट से पहले का आपके पास एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए।
HMB भी मांगा गया है, पर HMB के लिए आपको टाइम दिया गया है 2 साल का, कि सिलेक्शन के 2 साल के अंदर आपके पास HMB आ जाना चाहिए। तो भाई जो लाइसेंस बनाने का काम करेगा, अगर उसके पास ही सिलेक्शन के बाद लाइसेंस नहीं आता है तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, तो आ जाएगा, इसका भी कोई टेंशन नहीं है। ये फिजिकल क्राइटेरिया है, देख लीजिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 163 है, फीमेल के लिए 155 है। फीमेल का मिनिमम वेट दे रखा है इतना होना चाहिए, और मेल के लिए चेस्ट दे रखा है 79 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन भी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बेसिक कुछ क्राइटेरिया हो गई। होप सो आप इसको फुलफिल करते होगे। नहीं करते हो तो अब तो लटक के भी कोई फायदा नहीं। अगर हाइट नहीं है तो अब नहीं होगा, बचपन में लटकना चाहिए था। बाकी चेस्ट का इश्यू है तो थोड़ा हो सकता है ना, वो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करके, जिम ज्वाइन करके, थोड़ा खा पी के आप कर सकते हो एडजस्टमेंट। लड़कियों का वेट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा देख लेना भाई, डाइट वेट का कर लेना आप लोग कुछ। तो ये कुछ ऐसा है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें एक प्रीलिम एग्जाम्स होगा। पहले का प्रीलिम एग्जाम चेंज हो चुका है ना, इससे पहले जो प्रीलिम एग्जाम होता था वो इसका अलग से होता था। अभी मैंने आपको दिखाया कि करीब 10 एग्जाम्स हैं जिनको कंबाइंड कर रखा है, मतलब ग्रुप सी वाले, ठीक है, ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी के एग्जाम कंबाइंड कर रखा है। ये आपका 100 मार्क्स का होगा, और ये मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा किया है। स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। ये बच्चे डरते थे कि भाई नॉन टेक्निकल कौन पढ़े, तो जनरली ये नॉन टेक्निकल में जाते नहीं थे, इनको लगता था बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि ये मैंडेटरी हो गया तो पढ़ेंगे तो समझेंगे कि भाई नॉन टेक्निकल पढ़ना टेक्निकल से ज़्यादा आसान है, इनका इंटरेस्ट भी आएगा, और इसमें सिलेक्शन हो ना हो टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में जरूर ले लेंगे। और तो मैं पर्सनली खुश होता हूं जब टेक्निकल के बच्चे नॉन टेक्निकल में जाते हैं और मुझसे कोई पर्सनल मैसेज करके पूछता है तो मैं उनको धक्का देके भगाता हूं कि भाई नॉन टेक्निकल पहले पढ़ो, अगर आपके एग्जाम का हिस्सा है तो सबसे ज़्यादा उसको दबा के पढ़ो, क्योंकि कई सारे जगह वो आपको अपॉर्चुनिटी का चांस देता है। अगर मोड ऑफ एग्जाम मतलब लैंग्वेज की बात करें तो ये आपका एग्जाम मराठी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो ये भी बैरियर नहीं है कि भाई हमने इंजीनियरिंग तो इंग्लिश में किया है, यहाँ पे मराठी में पढ़ना पड़ रहा है तो कर लोगे। सोर्स ज्यादा अवेलेबल होता है इंग्लिश में, तो कोशिश करिए कि इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि आपको मटेरियल ज्यादा मिलेगा, अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो ये पढ़ना, अभी आगे हम सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे। यहां से अब कुछ लोगों को डाउट ये है यार कि अगर मान लीजिए इसमें कई सारे एग्जाम्स हैं तो फिर कट ऑफ किस तरीके से बनाया जाएगा मेंस एग्जाम कराने के लिए। और अगर हम छोड़ दें ये जो AMBI का एग्जाम छोड़ दें, तो कई सारे जो नॉन टेक्निकल साइड वाले एग्जाम्स हैं ना, उनके मेंस एग्जाम भी कंबाइंड कर दिए गए हैं। इसका मेंस उनके साथ नहीं होगा, ये अलग होगा। आप जो देखोगे उनका प्रोग्राम देखोगे तो वहां पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है AMBI का एग्जाम। पर हम बात कर रहे थे कि कट ऑफ का क्या करेंगे भाई, कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे, और क्या मैं AMBI का एग्जाम AMBI के लिए प्रीलिम दे रहा हूं तो क्या दूसरे एग्जाम्स की भी प्रेफरेंस दे सकता हूं, तो जवाब है कि बिल्कुल हाँ। पहले अगर आप जिन पोस्ट में एलिजिबल हो, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, मान लीजिए सपोज करिए आप ग्रेजुएट हो, आप मैकेनिकल से ग्रेजुएट हो तो आप AMBI के लिए एलिजिबल तो ही। इसके साथ जिन एग्जाम में ग्रेजुएशन मांग रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, उन सारे एग्जाम में एलिजिबल हो, तो प्रीलिम जब भरोगे ना आप, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि बच्चा आप मेंस किन किन एग्जाम्स के लिए देना चाहते हो, या किन किन पोस्ट के लिए आप मेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो वहां पे आप प्रेफरेंस दीजिएगा। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप प्रेफरेंस जहां जहां भी ग्रेजुएशन मांग रखा है सब भर देना, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम तो होगा ही होगा, ठीक है भाई। AMBI की आएगी कि नहीं आएगी, पर वहां पे तो 10 पोस्ट है ना, तो कोई ना कोई तो आएगी, तो प्रीलिम एग्जाम तो होगा ही होगा। तो प्रीलिम्स की दबा के पढ़ाई करिए, और जहां जहां एलिजिबल हो भर दीजिए। अब डिप्लोमा वालों को थोड़ा सा होगा, डिप्लोमा वालों को नॉन टेक्निकल का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि जनरली अब मैक्सिमम नॉन टेक्निकल एग्जाम में ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों का थोड़ा इशू रहेगा, उनके लिए थोड़ा कम चांस है। पर बी वालों को तो मैं कहूंगा कि भर दो भाई, जितने मिल रहे हैं सब भर दो। और इसका सिलेबस मैं बताता हूं, आगे बुक बताता हूं, वो सब एकदम वो तिलचट्टे होते हैं ना बुक चाटने वाले, लाइब्रेरी में घुस के एकदम वैसे ही चाटने स्टार्ट करो कि भाई एकदम खत्म। और आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन मैटर है, AI है, सब है, एकदम पढ़ो भाई जितना पढ़ सकते हो। यहां पे 12 टाइम्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। हमारी एक बात पीछे छूट गई कि भाई कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए एक आदमी ने कई सारे प्रेफरेंस दे रखा है, तो आपने जितने भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिए हैं
डेफिनेटली उनके लिए कुछ वैकेंसी फिक्स होगी कि मान लीजिए AMBI की 50 सीट आ रही है और जो पोस्ट है उनकी 10, 20, 50 जैसी भी सीट्स आ रही हैं, उनके सीट्स के 12 टाइम कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मतलब जितने एग्जाम्स कराए जाएंगे प्रीलिम्स के थ्रू, सबके मेंस के लिए जो प्रीलिम का कट ऑफ होगा वो अलग अलग होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कॉमन कट ऑफ आ गया, वही वाले इधर भी जा रहे हैं, वही वाले इधर भी जा रहे हैं, वही वाले उधर भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जितने भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए इंडिविजुअल कट ऑफ बनाया जाएगा, उसके वैकेंट पोस्ट के रिस्पेक्ट में 12 टाइम। कितना? 12 टाइम। क्या ये एग्जैक्टली 12 टाइम होता है? जवाब है कि नहीं। तब रिजर्वेशन का मैटर ऐसा है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है जब मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट मतलब जब स्क्रीनिंग होता है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें प्रीलिम्स एग्जाम का कोई वेटेज नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। क्वालिफाइंग है, एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जाम, तो प्रीलिम को भूल जाइए, उसका मेंस में कोई योगदान नहीं है। AMBI के केस में इसके नॉलेज का भी कोई योगदान नहीं है, क्योंकि AMBI का सिलेबस प्योरली टेक्निकल हो जाएगा मेंस का। पर हां, जो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट हैं उसमें बिल्कुल इसके जो नॉलेज है वो काम आएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम भी कुछ वही सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, थोड़ा डिटेल में रहेंगे, थोड़ा सिलेबस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका AMBI का मेंस है ये इंग्लिश में होगा और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। होप सो कि आप देखोगे। इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल पे मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करता हूं। सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू आएगा, उसमें मेडिकल के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर भी मैं डिटेल डिस्कशन कर लूंगा। अब ये प्रीलिम होगा कितने का? 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर का टाइम रहेगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर गलत करते हो। किसी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन कर देते हो जिसमें से एक ऑप्शन सही है एक गलत है, तो वो गलत ही माना जाएगा। ऐसे चालाकी नहीं करनी है और उसका 1/4 डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो मेंस एग्जाम होगा आपका ये होगा AMBI की, मैं अब स्पेशली बात कर रहा हूं। मेंस में केवल मैं AMBI की बात कर रहा हूं, बाकी नॉन टेक्निकल का अलग पैटर्न है। ये 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का, 90 मिनट्स। बाकी जो नेगेटिव मार्किंग है यहां पे भी 1/4 है, ये परसेंटेज 25 है। अब यहां पे अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो फिर 1/2 डिडक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, 25% डिडक्शन है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जो लोग यहां से शॉर्टलिस्ट करेंगे उनका जो मेडिकल टेस्ट होगा, बाकी फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम की जो स्कीम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रीलिम देना है, एक मेंस देना है। प्रीलिम कंबाइंड है, मेंस हमारा इंडिविजुअल है। ठीक बात। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, और सिलेबस के साथ साथ आपको बुक्स भी लिखा गया है। पर मैं ये भी कहूंगा साथ में कि ये मैंने बुक्स बताए हैं, अगर आप कोई बुक पहले से फॉलो कर रहे हो तो एकदम से खरीद के उसमें भी नहीं लग जाना है। जो बुक आप पढ़ रहे हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिसको पहले से पढ़ा हुआ है, वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उसकी आइडिया है आपको, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बना लिया है, तो वही पढ़िए। बाकी एकदम से नई शुरुआत करनी है तो बिल्कुल आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इन रेफरेंस ऑफ महाराष्ट्र पूछी जाती है। ये भाई साहब हैं, इनकी बुक अच्छी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। उसी तरीके से जियोग्राफी, ये भी इन रेफरेंस ऑफ महाराष्ट्र है, निराली पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको फॉलो कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स की भी नीचे मैंने बुक लिख रखी है, आप इन भाई साहब को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 8 पॉइंट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं प्रीलिम का। ठीक है, और 100 ही क्वेश्चंस हैं, तो आप ऑन एन एवरेज देख लो कि कहां से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। भाई हम मान के चलें कि 8 है तो 10 से लेके 15 क्वेश्चन मान लीजिए, किसी टॉपिक से 8 से 15 मान लीजिए। कोई छोटा टॉपिक है तो वहां से 7, 8, 9 क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई बड़ा टॉपिक है तो वहां पे 12 या 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम सबको इक्वली वेटेज दें तो जनरली वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये मेंटेन ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको वेरिएशन भी करना रहता है, तो हो सकता है किसी टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन पूछ दे, किसी से 20 क्वेश्चन पूछ दे, तो ये चीजें रहेंगी, वो आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर के लिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए आपके महाराष्ट्र का, उसमें महाराष्ट्र भी रहेगा, इंडिया भी रहेगा, ग्लोबल भी रहेगा, और जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा स्टैटिक से लिंक करने की कोशिश करना। अगर आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई न्यूज है तो इस बात की पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
कि उससे लिंक करके वो कोई स्टैटिक्स का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का, चाहे ज्योग्राफी से लिंक कर दे, इकोनॉमिक्स से लिंक कर दे, हिस्ट्री से लिंक कर दे, अगर हो रहा है तो लिंक करके वो पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो YouTube चैनल है, जो बड़े YouTube चैनल हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स होती है जहां पे वो डे बाय डे का जो पेपर न्यूज होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पेपर पढ़ना रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस के लिए ये सारी बुक आप फॉलो कर सकते हो अगर आप डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो तो। बाकी इन सारे बुक्स को नहीं पढ़ना है तो कंबाइंड बुक्स भी आती हैं, सारी चीजों को प्रीलिम्स के लिए कंबाइंड बुक्स आती हैं, वो आप पढ़ सकते हो। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई एक बुक ना पढ़ो, इंडिविजुअली पढ़िए, क्योंकि ये प्रीलिम्स अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो कई सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के लिए आपको फायदा देगा। अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, तो करोगे क्या, तैयारी कर रहे हो तो पढ़ो, दूसरा कौन सा काम है आपके पास, ठीक है। जनरल साइंस रिकमेंड करूंगा, अरिहंत पब्लिकेशन अच्छी बुक है, पढ़ लीजिए। बहुत सारा कलेक्शन है क्वेश्चंस का उनके पास, प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है, तो मतलब आपको एक बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। इन दोनों के लिए RS अग्रवाल, जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो ये पढ़ो आप, आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि दुनिया भर की बुक पब्लिश हो चुकी हैं। अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो वही पढ़ते रहिए, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बुक बदलना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही बुक को रिपीट करके पढ़िए, रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कुछ सिलेबस और उसकी बुक्स रही प्रीलिम्स के लिए। अब हम बात करते हैं आपके मेंस एग्जाम की। ये है मेंस एग्जाम, इसके लिए भी मैं बुक बता दूंगा। वैसे ये इन जनरल हैं, ये सारे ये टॉपिक पढ़े होंगे, ऑटोमोबाइल वाले, मैकेनिकल वाले, मैन्युफैक्चरिंग थियरी, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, और होप सो कि अगर आपने तैयारी किया हो तो मतलब आपको आता भी होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। यहां पे ये मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट कर रखा है। ये क्यों कर रखा है, क्योंकि मैंने ये कोर्स GPSC के लिए कवर करा रखा है। जो हाईलाइट पॉइंट हैं ये मैंने नहीं करवाए हैं, क्योंकि हर किसी का सिलेबस अलग अलग होता है। बाकी जो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखे हैं वो GPSC में डिटेल में करवाया हुआ है। तो अगर मेंस का मैं देखूंगा कि मतलब ठीक ठाक कैंडिडेट होते हैं तो वो हम अलग एक सेपरेट मेंस का कोर्स बना देंगे MPSC के लिए, ठीक है। कुछ लोग पूछ भी रहे थे, इस वजह से ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये तो उनको भी कराना है, बट अभी नहीं कराया गया इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये इन जनरल सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग है। ये डिटेल में करवाया हुआ है, ये सब IC इंजन का पोर्शन है, IC इंजन ऑटोमोबाइल का, तो मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। GPSC के लिए, RTO एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी ढेर सारे करवाए हुए हैं, ये आपको भी यहाँ पे आ जाएगा। एक दो पॉइंट मैंने डिटेल में नहीं कराया, पर आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। तो अगर आपका मेंस का कोर्स आता है तो उसमें ये चीजें अलग से ऐड कर दी जाएंगी विथ MCQs, ठीक है। ये डिटेल में कराया हुआ है, ये सारी चीजें ये नहीं कराया हुआ है, सॉरी, ये नहीं कराया हुआ है, इतना डिटेल में नहीं कराया है। कुछ कुछ टॉपिक जो जरूरी हैं, जैसे ये हैं, ये कुछ कुछ टॉपिक इसके कराए गए हैं, कुछ नहीं कराए गए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं, वैसे ये जो टॉपिक कराए गए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पर फिर भी आपका कोर्स लॉन्च होगा तो इसके जो टॉपिक बच रहे हैं वो वहां पे करवा दिए जाएंगे। उसी तरीके से इसके भी जो टॉपिक बच रहे हैं वहां पे कराए जाएंगे। बाकी इसके भी कुछ टॉपिक्स वहां पे ऑलरेडी कराए गए हैं, कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा डिटेल में दिया गया, उनके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना कि कौन सा सिलेबस कितना डिटेल में दिया गया है, आपके कितने टॉपिक हैं, उनके कितने टॉपिक हैं, उस हिसाब से किया जाता है। तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आपको अगर कोर्स आता है तो वहां पे करा दिए जाएंगे। बाकी ये सारी चीजें तो डिटेल में कराया गया है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसमें दिक्कत होगी भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक में ये जनरली मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें और एक आध लेक्चर ऐड हो सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। ये डिटेल में करवाया हुआ है, जरूरत नहीं है। ये भी डिटेल में करवाया हुआ है, बस टैक्सेशन, व्हीकल का टैक्सेशन जो होता है वो नहीं कराया है, हाफ एन आवर का चीज है ये। तो अगर आपका मेंस का कोर्स आएगा तो डेफिनेटली ये जो येलो पॉइंट है वो एडिशनली आपके मेंस वाले कोर्स में ऐड किए जाएंगे। बाकी तो एज इट इज है, सारी चीजें कराई गई हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। और ये तब मिल जाएगा जब कोर्स लॉन्च होगा तब, ठीक है। और कोर्स लॉन्च कब होगा, जब हमें लगेगा कि बच्चे हैं इंटरेस्टेड, तब होगा, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। बुक्स क्या पढ़नी है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है जब से हो रहा है ये सिलेबस है ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप जरूर पढ़िए, आपको आइडिया लगेगा। उसके साथ मैकेनिकल वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाले जो हमने सोम पढ़ा, मशीन डिजाइन पढ़ा, थर्मा का कुछ पोर्शन है, आपको ध्यान रखना है
कि इन्होंने जो थर्मल का पोर्शन उसमें काफ़ी सिलेबस कट किया हुआ है, थर्मोडायनेमिक है, हीट ट्रांसफर को उड़ा दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ पोर्शन दिया है, कुछ हटा दिया है, उस तरीके से पावर प्लांट गायब कर दिया है, कुछ पोर्शन है साइकिल हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप YCT फॉलो कर सकते हो। मैंने बोला मेरा कोर्स आएगा ही, ऑटोमोबाइल को मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, तो उसके लिए ये मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब पे भी ऑलरेडी 15-16 घंटे की मैराथन क्लास पड़ी हुई है ऑटोमोबाइल की, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ये भी मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है और मेरे कोर्स में भी डिटेल में करवाया हुआ है, तो दोनों जगह से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से ही पढ़ना है तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ना है तो खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये रहा आपका मेंस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवियस कट ऑफ, कि हमको आइडिया तो रहे भाई हमको लाना कितने मार्क्स है, पर ध्यान रहे ये जो प्रीलिम का कट ऑफ मैं बता रहा हूं आपको, ये पहले का कट ऑफ है जो जब प्रीलिम का कुछ और सिलेबस हुआ करता था। पर मुझे नहीं लगता कि कंबाइंड सिलेबस होने की वजह से आपका कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो दूसरे ब्रांच मतलब दूसरे स्ट्रीम वाले बच्चे आएंगे वो तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली बच्चे मैकेनिकल वाले ही एलिजिबल है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले, तो वो तो वैसे ही देने वाले हैं। ठीक है, तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। यहां पे मैं प्रीवियस कट ऑफ लगाया हूं, पर मेरे हिसाब से अगर आप 40 से 45 करते हो तो आप AMDI के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। बाकी जो नॉन टेक्निकल का कट ऑफ है वो इससे ज्यादा जाएगा पक्का, 200% श्योर बता रहा हूं मैं। कितना? 200% श्योर है कि प्रीलिम का कट ऑफ अगर सबसे कम किसी एग्जाम के लिए रहेगा, सबसे कम तो नहीं कह सकता पर कम रहेगा अगर किसी एग्जाम के लिए, तो वो AMDI है। क्योंकि ये एक मतलब पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर देता है ना भाई कि केवल इंजीनियर आएंगे ना, बाकी सब में अलग अलग स्ट्रीम होती है, तो बच्चे ज्यादा होते हैं, ज्यादा टाइम से पढ़ रहे हैं, तो फिर कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो ये अगर आप ये रेंज लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एकदम सेफेस्ट स्कोर कहें तो वो 50। अगर 50% मार्क्स आप ले आते हो तो पक्का आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्या 50% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है? जवाब है कि नहीं। केवल 8 पॉइंट का सिलेबस है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें महाराष्ट्र ओरिएंटेड हैं, ज्योग्राफी आपकी महाराष्ट्र ओरिएंटेड है, हिस्ट्री आपकी महाराष्ट्र ओरिएंटेड है, कुछ साइंस एंड टेक हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ लोगे आ जाएगा। ठीक है, पहले सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो पहले से पढ़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, मतलब हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। पिछली बार का मैं डिटेल बता रहा हूं तो आपको बता दूं कि 240 पोस्ट थी टोटल, 3000 के करीब बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे फॉर द मेंस। ये 12 टाइम से थोड़ा आगे पीछे है, जनरली रहता ही है इतना। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। यहां पे मैंने वो कट ऑफ लगा दिया है। अब बात करते हैं मेंस। मेंस में देखो भाई 80% तक पहुंचा दिया है बच्चों ने। मेंस कितने का होता है? 300 मार्क्स का कट ऑफ देखो आप। अच्छा, ये कट ऑफ मैंने वो जो लिस्ट आई थी ना वहां से लिया, वहां पे मेरिट लिस्ट नहीं लगा रखा कट ऑफ का, तो मैंने भाई थोड़ा शॉर्ट लिस्ट कर करके देखा है कि लास्ट सिलेक्शन जनरल का कितना हुआ है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इनका उनका, तो थोड़ा बहुत में वेरिएशन हो सकता है ना, मुझसे कोई छूट गया हो। ठीक है, तो मैंने उसके हिसाब से इसीलिए यहाँ पे लिख भी दिया है ना कि कितने बच्चे उस कैटेगरी के मैंने देखे हैं। ठीक है, तो ये जनरल की बात करें तो 240 कट ऑफ गया था, 28 सेलेक्ट हुए थे। उसी तरीके से फीमेल 209, 19 सिलेक्शन था। ये नंबर ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे, हर कैटेगरी मैंने लिखा हो। ओबीसी की बात करें तो ये कट ऑफ था, इतना सिलेक्शन था। फीमेल की बात करें ये कट ऑफ, इतना सिलेक्शन। SC/BC ये स्पेशल बैकवर्ड क्लास है तो इतना कट ऑफ गया था, ये सिलेक्शन है। उसी तरीके से फीमेल का, उसी तरीके से आप EWS, SC, ST, और ये थोड़ा सा मतलब ये इनका अलग कैटेगरी बना रखा है महाराष्ट्र में, तो ये इनका कट ऑफ भी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख पाओगे। तो इन शॉर्ट आपको एक रेंज बना के चलनी, पर ध्यान रहे ये कट ऑफ तब है जब नंबर ऑफ सीट कितने हैं? 240 हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ सीट्स 240 आने की तो कोई उम्मीद नहीं है, काफी कम सीट्स आएंगी तो ये कट ऑफ और ऊपर जाएगा। मतलब मेंस में स्ट्रगल है, प्रीलिम्स में नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स में ज्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा पर मेंस में रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो अगर आप इसी का तैयारी करना चाहते हैं तो मेंस में अभी से लग जाइए, क्योंकि मेंस में स्ट्रगल रहेगा और मेंस के हिसाब से मेरिट बनेगी, प्रीलिम का कोई रोल है नहीं। तो अगर आप केवल इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस दबा के पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और बाकी जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी करनी है और अगर शॉर्टलिस्ट हुआ तो ये भी एग्जाम दे लूंगा बस, तब फिर प्रीलिम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा दबा के पढ़िए, क्योंकि वहां पे आपको दूसरे एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी।
इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सैलरी की बात कर लें तो ये आपका पे लिखा हुआ है, पर जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, एक ग्रॉस सैलरी 60 तो नहीं, ये पहुंच जाती है। इन हैंड सैलरी बात करें तो 55 के आसपास है, और ये डिपेंड करता है ना कि आप कौन से सिटी में हो, पर ये 65 से 70 के आसपास जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो पहुंच जाती है, और 55,000 रुपये आपके पॉकेट में आ जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि और क्या आता है, तो और क्या आता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप मतलब देख लेना जब सिलेक्शन ले लेना। तो बाकी मैंने डिटेल में एक बार डिस्कशन किया हुआ है कि महाराष्ट्र के जो आरटीओ ऑफिसर्स हैं उनको क्या एडिशनल मिलता है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, वो शायद मैंने डिस्कस किया होगा प्रोफाइल में, कि जो आरटीओ होता है, आरटीओ इंस्पेक्टर की प्रोफाइल क्या होती है, उसमें डिस्कस किया होगा। वो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। एक इंटरव्यू भी है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, वो भी आप देख लेना, वहां से भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा प्रिपरेशन की, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप सो कि सारी क्लियरिटी, तो मतलब सारी चीज क्लियर तो नहीं हुई होंगी, डेफिनेटली कुछ तो हुआ ही होगा क्लियर, तो लाइक तो कर दो भाई। बाकी आपके जो दोस्त हैं जो प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं, या आपका कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए। बाकी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो पर्सनल मैसेज कर दीजिए, इन जनरल डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मतलब आपको रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे टाइम लग सकता है। बाकी अगर आपका डाउट ऐसा रहा कि भाई, मैंने बोला ना कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू भी आएंगे, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में आपका डाउट, अगर कुछ ऐसा रहा तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड